हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज हम सोइल साइंस का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक करने जा रहे हैं, ठीक है, जहां से हर साल किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है। आज हम बात करेंगे सोइल साइंस से रिलेटेड 3 लॉ की बात, जो सोइल साइंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो हर सेशन या हर क्लास के अंदर 5 क्वेश्चन करते हैं वो लास्ट के अंदर करेंगे इस क्लास के। तो सबसे पहले अपने उन लॉ की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला लॉ आता है वो आता है स्टोक्स लॉ। और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए, ठीक है। स्टोक्स लॉ की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। तो पहला तो क्वेश्चन ये आता है, स्टोक्स लॉ किसके लिए यूज किया जाता है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मैकेनिकल एनालिसिस, ठीक है। एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विच लॉ इज़ यूज्ड फॉर मैकेनिकल एनालिसिस, आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, तो उसमें से आपको कौन सा टिक करना होता है, स्टोक्स लॉ, ठीक है। कौन सा यूज करना होता है, स्टोक्स लॉ को अपने को टिक करना होता है। मैकेनिकल एनालिसिस अपनों ने सॉइल टेक्सचर के अंदर पढ़ा था। दो मैकेनिकल एनालिसिस के अंदर कौन कौन से 2 मेथड थे, एक तो था इंटरनेशनल पिपेट मेथड और एक कौन सा था, बायोकस हाइड्रोमीटर मेथड, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर कई बार मैकेनिकल एनालिसिस ना देके वो सीधे ही दे देते हैं कि स्टोक्स लॉ किसके लिए होता है। तो एक लाइन और लिख लीजिए कि इट इज़ यूज्ड फॉर टेक्सचर एनालिसिस। इन दोनों में से कोई भी यदि आपको एक लाइन दे दी जाएगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमसे स्टोक्स लॉ के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। या क्या बात कर सकते हैं कि टेक्सचर एनालिसिस के लिए कौन सा लॉ यूज होता है, स्टोक्स लॉ, या मैकेनिकल एनालिसिस के लिए कौन सा लॉ यूज होता है, तो स्टोक्स लॉ यूज होता है। फिर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, V = 2/9 r² G PS - PW अपॉन में नीटा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला है जिसके द्वारा अपने जो टेक्सचर एनालिसिस करते हैं। इसके बारे में हर एक चीज़ बताऊंगा मैं, पहले आप इसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिए। देखिए, V का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। R का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। G का मतलब क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। PS का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। PW का अर्थ क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। PS का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, S से हो गया सॉलिड, और W का मतलब आप समझ सकते हो वाटर, और वाटर क्या होता है, लिक्विड। तो इस चीज़ से आप ध्यान रखना ना कि PW क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और PS क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। नीटा का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं नीटा। नीटा क्या होता है, विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी। नीटा का अर्थ क्या होता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, आपने एक चीज़ देखा होगा, क्ले सॉइल होगी, ठीक है, उसको अपने जैसे थोड़ी सी मॉइस्ट हो जाती है, उसको अपने हाथ में लेते तो चिपचिपापन सा लगता है अपने को, ठीक है। तो विस्कोसिटी उसी को बोलते हैं चिपचिपापन, ठीक है, चिपचिपापन होता है, या गिल्लापन जिसको बोलते हैं, वो ही होती है विस्कोसिटी। अब देखिए इस फॉर्मूले को देखिए, V का मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। R² का मतलब क्या हो गया, रेडियस ऑफ सॉइल पार्टिकल। G का मतलब क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स,
ठीक है, ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। PS का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, ये भी कांस्टेंट होता है। PW का अर्थ क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी कांस्टेंट होता है। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, जब मैंने डेंसिटी टॉपिक कराया था उसके अंदर मैंने सैंड, ठीक है, क्ले, सिल्ट, इनकी क्या है डेंसिटी लिखाई थी। तो मैंने ऐसे नहीं बोला था कि इसकी 1.1 से लेके 1.7 होती है या इसकी 1.7 से, ऐसे नहीं लिखाया था। मैंने एक स्पेसिफिक डेंसिटी लिखाई थी इनकी, ठीक है। जैसे सैंड की बल्क डेंसिटी कितनी होती है 1.7, क्ले की कितनी होती है 1.1। तो डेंसिटी क्या होती है, एक हर जो सोइल होती है उसकी स्पेसिफिक होती है, तो इसलिए ये भी कांस्टेंट रहेगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये भी कांस्टेंट रहेगा। नीटा जो होता है ये भी क्या होएगा, एक कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए अपने एग्ज़ाम के अंदर या तो ये पूछा जाता है, ठीक है, मतलब हर चीज़ आज जो अपने करेंगे ना उसका एक एक पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। या तो सीधा पूछ लेगा कि जो मैकेनिकल एनालिसिस होता है या टेक्सचर एनालिसिस होता है इसके लिए कौन से लॉ का यूज़ किया जाता है, तो स्टोक्स लॉ का यूज़ किया जाता है। या इसका ये फॉर्मूला दे देंगे, कहीं पे ये जी हटा देंगे, कहीं पे आर के जगह कुछ लिख देंगे, यहाँ PS आपस में चलेंगे, जैसे PW - PS करके दे देंगे आपको। तो इस प्रकार से, या इसको 9/2 करके दे देंगे, तो आपको घुमा फिरा कर दे देंगे। और ध्यान रख लेना, इस फॉर्मूले को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। जहाँ पर आपको ये फॉर्मूला दिख जाए वही स्टोक्स लॉ का फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब इसमें से और क्या पूछ सकते हैं, अपने स्टोक्स लॉ की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। जो सॉलिड पार्टिकल है उसकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। लिक्विड पार्टिकल जो है उसकी भी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब अपने इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए, इसको अपने ये भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू r²। इसका फॉर्मूला ये भी बन जाता है, ठीक है, ये नहीं ऐसे। अब देखिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे, वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, क्या होएगा, स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर ये स्टोक्स लॉ लिखा नहीं हो, ये सीधी डेफिनेशन आ जाएगी कि वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नॉन एज, सीधे करके छोड़ देंगे। आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, स्टोक्स लॉ, डार्सी लॉ, पाउली लॉ, ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो ऐसे दे देंगे, तो आपको उसमें से टिक करना होगा कि हमें ये पूछा हुआ है तो ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्टोक्स लॉ की होती है। इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस इज नॉन एज स्टोक्स लॉ। अब देखिए ये जो लाइन है ना, इसी को मैंने डेफिनेशन के फॉर्म में लिखी है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लिए कि वेलोसिटी ये प्रोपोर्शनल टू है किसके, रेडियस की स्क्वायर के, ठीक है। ये इसकी स्क्वायर होगी, तो रेडियस की जो स्क्वायर होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल टू होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टोक्स लॉ। अब सेकंड लॉ की बात करते हैं अपनी। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर कम्युनिटी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िए। और कल जैसे मैंने आप वीडियो बनाया था कि आपके पास कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है, कौन कौन सा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेस्ट होता है एग्रीकल्चर के लिए, तो यदि किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको अच्छे से देखना। उसके अंदर मैंने लगभग 18 गवर्नमेंट वैकेंसीज़ के बारे में बताया जिसका नाम अपने सुनते रहते हैं। और भी इसके अलावा कुछ 4-5 वैकेंसीज और है, ठीक है, जो आती रहती है लेकिन बहुत टाइम बाद आती है, ठीक है ना, कभी कभार आती है वो वैकेंसीज, उनका मैंने नहीं बताया था। लेकिन जो अपने ज़्यादातर देखते रहते हैं उन वैकेंसीज की डिटेल उसके अंदर मैंने दी हुई है। अब देखिए सेकेंड नंबर पे बात करते हैं, वो आता है डार्सी लॉ। और प्री पीजी के अंदर यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं,
ठीक है, हर साल प्री पीजी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, डार्सी लॉ क्या होता है, देखिए जी, डार्सी लॉ किसके लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो डार्सी लॉ है ये किसके लिए यूज किया जाता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, जो वाटर है इधर से उधर मूवमेंट करता है, उसके लिए कौन सा लॉ यूज किया जाता है, डार्सी लॉ यूज किया जाता है। और सीधा सीधा बहुत बार एग्जाम में यही पूछा हुआ है कि विच लॉ इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर, तो कौन सा आ जाता है, डार्सी लॉ। टेक्सचर एनालिसिस के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो स्टोक्स लॉ। तो इन चीज़ को अच्छे से कर लेना, आज का हर एक पॉइंट आपके लिए बेनिफिट रहेगा, तो आप इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। सेकेंड नंबर पे आते हैं, इसके बारे में अपने लिख सकते हैं, यही था कि इट इज यूज फॉर। अब इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। कैपिटल Q इज इक्वल टू डी डेल्टा H अपॉन L। ठीक है, ये इसका डार्सी लॉ का फॉर्मूला है, इसको अच्छे से देखिए। Q इज इक्वल टू डी डेल्टा H अपॉन L। अब इसमें क्या होता है, Q को क्या बोल देते हैं अपने, फ्लक्स बोल देते हैं। Q क्या होता है, फ्लक्स या वेलोसिटी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लक्स या वेलोसिटी। और वेलोसिटी को अपने किस से रिप्रेजेंट करते हैं, v से। ठीक है, फ्लक्स या वेलोसिटी बोल देते हैं, और वेलोसिटी को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, v से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसके अंदर देखिए डेल्टा H अपॉन L, इसमें डेल्टा H क्या होता है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। ठीक है, हाइट ऑफ वाटर कॉलम। L क्या होता है, लेंथ ऑफ फुरो स्लाइस। ठीक है, लेंथ ऑफ फुरो स्लाइस। डेल्टा H का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ वाटर कॉलम, और L का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ फुरो स्लाइस। अब डेल्टा H अपॉन L को बोलते क्या हैं, तो इस जो पूरा है ये डेल्टा H अपॉन L, इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, डेल्टा H अपॉन L को क्या बोल देते हैं अपने, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। समझ आ गया। अब देखिए जो कैपिटल Q है इसको क्या बोल दिया अपनों ने, फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स है इसको वेलोसिटी भी बोला जाता है। ठीक है, और वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अपने v से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा H अपॉन L क्या हो गया, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को किस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए, स्मॉल q से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये आ जाएगा। ठीक है, Q प्रोपोर्शनल किसके है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, अब देखिए Q जो है अपने इसको क्या है, वेलोसिटी भी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला बनेगा वो क्या होता है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू Q, ये इसका लास्ट फॉर्मूला है। एग्जाम के अंदर यदि फॉर्मूला आए तो आपको ये दिया होगा, डेफिनेशन आए तो उसके लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है। ऐसे स्टोक्स लॉ था, उसके लिए मैंने जो डेफिनेशन समझाने के लिए आपको वो बताया था, और यहाँ भी मैं आपको डेफिनेशन समझाने के लिए ये लिखा है, क्योंकि ये लाइन आपने अच्छी तरह से पढ़ ली कि वेलोसिटी किसकी होती है, ग्रेडियंट, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है। ये अपने डेफिनेशन में लिखना है। अब देखिए इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं कि वेलोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर इज proportional to, velocity of water is proportional to hydraulic gradient। ठीक है, क्या हो गया, velocity of water is proportional to hydraulic gradient, क्योंकि यहाँ अपने किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की। अपनों ने पहले बोल दिया था डार्सी लॉ यूज किसके लिए होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर। समझ आ गया, किसके लिए यूज हो रहा है,
मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए जो है, तो क्या डेफिनेशन बनेगी कि वेलोसिटी ऑफ वाटर इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ठीक है, ये था अपना सेकंड लॉ। कौन सा? डार्सी लॉ। ठीक है, डार्सी लॉ था। और ये किसके लिए यूज होता है? तो मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए यूज होता है। थर्ड नंबर अपने बात करते हैं, वो आता है पाउसेली लॉ। जो डेंसिटी वाला टॉपिक किया था उस पर एक स्टूडेंट का कमेंट आया हुआ था कि हमें 1-2 न्यूमेरिकल और करा दीजिए, तो अपने न्यूमेरिकल करेंगे आज। उसका लास्ट में जो क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर एक न्यूमेरिकल और बाकी 2-3 क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से न्यूमेरिकल समझ आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के अंदर ये न्यूमेरिकल आता है और ये करना बिल्कुल आसान था। कल परसों आपने जो न्यूमेरिकल किया था उसमें थोड़ी सी डिवाइडेशन है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी समझना उसको आसान है। अच्छे से समझ लिया तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, और वो फ्री के नंबर होते हैं, क्योंकि थ्योरी को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो फॉर्मूला यदि आपने याद कर लिया तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से याद कर सकते हैं। थर्ड जो लॉ है वो है पाउसेली लॉ। ठीक है, पाउसेली लॉ ये आज का अपना लास्ट लॉ है। पहला कौन सा पढ़ा? स्टोक्स लॉ। दूसरा कौन सा पढ़ा? डार्सी लॉ। और थर्ड कौन सा है? पाउसेली लॉ। अब देखिए, ये भी किसके लिए यूज होता है? ये भी यूज होता है वाटर की मूवमेंट के लिए। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। तो कौन सा होता है? पाउसेली लॉ। ठीक है, अब देखिए, जो डार्सी लॉ पढ़ा था वो भी किसके लिए यूज हो रहा था? वो भी वाटर की मूवमेंट के लिए यूज हो रहा था। पाउसेली लॉ ये भी वाटर की मूवमेंट के लिए यूज हो रहा है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है वो देखिए। जब पाउसेली लॉ की बात करते हैं तो पाउसेली लॉ के अंदर क्या लिखेंगे अपने? इसका ना तो कोई फॉर्मूला है, सीधा डेफिनेशन से समझ लीजिए इसको। पाउसेली लॉ क्या होता है कि वेलोसिटी इसके अंदर नहीं आएगा, वेलोसिटी वाले तो नहीं कर लिए। फ्लो रेट, क्योंकि इसके अंदर मोमेंट वाटर की बात कर रहे हैं, तो फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू नैरो ट्यूब is proportional to 4th power of radius। ये इसकी डेफिनेशन है, अच्छे से देख लीजिए इसको। क्या है? पाउसेली लॉ कि फ्लो रेट ऑफ वाटर थ्रू नैरो ट्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ रेडियस। मतलब एक नैरो ट्यूब है, उसके अंदर कितनी रेट से पानी जो है बह रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? जो रेडियस है उसकी, किसकी? जो नैरो ट्यूब है उसकी जो रेडियस है उसकी 4th पावर पे डिपेंड करेगा कि कितनी फ्लो रेट से जो है पानी मूवमेंट कर रहा है। कि क्या? दोबारा समझ लीजिए कि नैरो ट्यूब है, उसके अंदर वाटर की मूवमेंट यदि अपनों ने देख लिया है, फ्लो रेट देखना है तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो करेगा 4th पावर ऑफ रेडियस। अच्छे से समझ आ गया? ये था अपना पाउसेली लॉ। फर्स्ट था स्टोक्स लॉ, किसके लिए यूज होता है? तो टेक्सचर एनालिसिस के। डार्सी लॉ किसके लिए यूज होता है? वाटर की मूवमेंट के लिए। पाउसेली लॉ किसके लिए यूज होता है? तो वो होता है मूवमेंट ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ये सोइल साइंस के अंदर जो यूज होते हैं वो 3 लॉ थे, और जिसका हर साल किसी न किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता रहता है एग्रीकल्चर के अंदर। अब अपने लास्ट के 5 मिनट्स जो है, कल तो अपनी वो हुई थी क्लास। ठीक है, परसों जो प्लास्टिसिटी वाली क्लास हुई थी, प्लास्टिसिटी नहीं, पोरोसिटी वाली क्लास, उसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कल तो अपने जॉब्स वाली क्लास देखी थी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ कि जो क्ले सॉइल होती है उसके अंदर पोर स्पेस कितना % होता है। ठीक है,
तो कल मैंने आपको परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था जो क्ले सॉइल होती है इसके अंदर पोर स्पेस होता है 50 to 60%। ठीक है, क्ले सॉइल के अंदर पोरोसिटी कितनी होती है? 50 से 60% होती है। सेकेंड नंबर पे क्वेश्चन देखिए कि पोरोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, बहुत बार आता है ये। तो देखिए पोरोसिटी जो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया पोरोसिटी का फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसकी रेंज क्या होती है, पोरोसिटी की रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज होती है 30 to 60%। ये जो पोरोसिटी थी उसके अंदर ये क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादातर इससे न्यूमेरिकल आते हैं। तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि सर एक दो न्यूमेरिकल करा दीजिए, तो अपन एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं लेवल सेकंड वाला, क्यों फर्स्ट वाला तो आसान था, उसमें तो सीधे ही था BD अपॉन PD करके वो निकालना था, ये वाला सेम ही था। 1 में से माइनस कर देते हैं, आपको BD मिली हुई थी, ठीक है, BD और PD मिली होती है, इसको सीधे डिवाइड ही करना होता है। लेकिन लेवल जो 2 था, लेवल 2 के जो क्वेश्चन थे उसके अंदर आपको कुछ डाटा दिया होता है, पहले आपको BD निकालनी होती है, फिर PD निकाल कर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, कोर सैम्पलर एंड सॉइल का जो वेट है वो कितना है, 220 ले लेते हैं, ठीक है, 220 ग्राम। कोर सैम्पलर जो है इसका वेट कितना है, कोर सैम्पलर का ले लेते हैं 30 ग्राम, 19 हो जाएगा, ठीक है। कोर सैम्पलर एंड सॉइल का वेट आ गया, कोर सैम्पलर का आ गया, रेडियस दे देता हूँ आपको, सॉरी लेवल 2 का कर रहे हैं ना तो उसके अंदर उस हिसाब से करा देता हूँ। डायमीटर लेते हैं यहाँ पे, डायमीटर कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और फिर इसके बाद में अपने को हाइट चाहिए होती है, इसके अंदर हाइट दे दी मैंने 10 और पार्टिकल डेंसिटी दे दी मैंने आपको 2.4, ठीक है, 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके सामने डाटा है और आपसे उसने पूछ लिया कि पोरोसिटी बताइए। तो जब लेवल 2 का पोरोसिटी का कंसेप्ट अपने किया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला तो अपने देख लिया, क्या होता है 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। तो अपने को इसमें BD और PD चाहिए, सर हमें PD तो ये दे रखी, ठीक है, BD हमें दी नहीं हुई, तो BD पहले अपने निकालेंगे। BD के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, अपने को मास अपॉन वॉल्यूम चाहिए, मास चाहिए प्लस वॉल्यूम चाहिए। तो इसके अंदर कोई भी डायरेक्ट वॉल्यूम या मास नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले अपने मास निकालेंगे, उसके बाद वॉल्यूम निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मास के लिए अपने क्या करते हैं कि जो कोर सैम्पलर एंड सॉइल का वेट दिया होता है उसमें से क्या होता है, कोर सैम्पलर का वेट घटा देते हैं तो अपने पास सॉइल का वेट आ जाता है, ठीक है। तो यही करेंगे, कोर सैम्पलर एंड सॉइल का वेट कितना है 220 है और कोर सैम्पलर का वेट कितना है 30। जब इसमें से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है, 190। ये तो आ गया अपने पास मास। अब रहेगी वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, एक सेकेंड रुकिए, लाइट चली गई है, इन्वर्टर पे ज़्यादा लोड दे नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये अपने पास आ गया मास। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर। जिसको पता है कि आर डायमीटर का भी फॉर्मूला, मतलब व्यास क्या होता है कि रेडियस का दुगना होता है, तो अपने यहाँ क्या लिखते हैं आर स्क्वायर लिखते हैं, तो सीधा डायमीटर भी लिख सकते हो यहाँ 6 और हाइट कितनी होगी 10। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 कम 6 2 8 और 6 3 18, ठीक है, 2 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 188.4। अब मास अपॉन वॉल्यूम कर दो, BD निकालनी है तो मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे तो मास अपने पास क्या है 119 और जब इससे करेंगे तो 818, इससे जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100। अपने को तो एक वॉल्यूम तक पता है लेना होता है, ठीक है, आगे 0084 ऐसा आएगा। तो अपने को क्या है ये देख लेते हैं, क्योंकि अपने को तो पॉइंट के बाद 1 या 2 वॉल्यूम लेनी होती है, तो अपने 1 ले लेते हैं, अगला भी 0 ही है। अब देखिए इस फॉर्मूले में कर दीजिए, तो 1 माइनस BD कितनी आई है 1.0 अपॉन PD, पार्टिकल डेंसिटी कितनी दी हुई है 2.4, ठीक है, इंटू 100।
यहाँ लिख लेते हैं 1 माइनस 1.0 अपॉन 1.4 इंटू 100। तो देखिए इसमें जब इसका भाग देखें तो कितना आएगा 0.38 इंटू 100। 1 में से माइनस करो 40, 62.62 रह गया ना। 38 घटाएंगे एक में से तो 0.62 रह गया इंटू 100। तो ये टोटल इसमें पोरोसिटी कितनी आ गई 62% आ चुकी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। थोड़ी सी लास्ट के अंदर लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।